हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द्विवेदी क्लासेज पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड 12th का जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है उसी से संबंधित जो भी प्रश्न पहले पूछे गए हैं। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आज हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप सभी वीडियो को पॉज करके पहले इसका उत्तर अपने मन से सोचिएगा, एक कॉपी पेन लेकर बैठिएगा फ्रेंड्स, उस पर अपना आंसर लिखते जाइएगा, उसके बाद वीडियो से आंसर मिलाते चलिएगा। दोस्तों, इससे आपको पता चलेगा कि आपका कितना नंबर आया, आपने कितना पढ़ा, कितना सीखा। दोस्तों, और कमेंट में अपना नंबर ज़रूर शेयर करिएगा कि मेरा इतना आया। दोस्त, मैं तो चाह रहा था कि आप सबका लाइव में ले लेता, लेकिन आप लोग लाइव में ज्वाइन ही नहीं करते हैं। दोस्तों, मैं क्या करूं? तो चलिए, आप सबके लिए मैं वीडियो ही बना दे रहा हूं। आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा, सब कुछ अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आंसर अपना मिलाइएगा। तभी जब आप सिर्फ पढ़ते चलिएगा तब तो कुछ नहीं हो सकता फ्रेंड। जब तक आप एमसीक्यू नहीं लगाइएगा, परीक्षा में कैसे प्रश्न आ रहे हैं, क्या आपको सीखना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? दोस्तों, विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक मैंने इसकी चर्चा किया था दोस्त, जब हमने क्लास लिया था तो उसमें हमने इसे पढ़ाया था। विद्युत तीव्रता जो होता है वेक्टर ई से डिनोट किया जाता है। वेक्टर ई क्या होता है? एफ बाई क्यू नॉट होता है। वेक्टर ई क्या होता है दोस्त? एफ बाई क्यू नॉट। तो चलिए, आप लोग प्रश्न तो देख ही लिए होंगे, अब इसका सॉल्यूशन मैं आपको अपने हाथों से करके दिखाता हूँ। मैं इसे प्रश्न को यहाँ से हटा दे रहा हूँ। देखिए, जो आपसे प्रश्न पूछा था वो विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक पूछा था। तो एसआई मात्रक वेक्टर ई होता है, ई से हम लोग डिनोट करते हैं, और इसको मान होता है एफ बाई क्यू नॉट। एफ बाई क्यू नॉट, एफ क्या है दोस्त? फोर्स है। फोर्स का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और कूलम्ब का एसआई मात्रक क्या होता है? ये जो है क्यू नॉट क्या है? चार्ज है। चार्ज का एसआई मात्रक, आवेश का मात्रक क्या है? कूलम्ब। आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है, और ए हमारा न्यूटन होता है। तो वेक्टर ई क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? वेक्टर ई का मान हो जाएगा न्यूटन पर कूलम्ब। हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। देखिए दोस्तों, ऐसा ऑप्शन कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन पर कूलम्ब। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो चलिए, आशा है आप सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगला प्रश्न ये रहा आप सबके सामने स्क्रीन पर, निर्वात की वैद्युतशीलता क्या होती है? निर्वात की वैद्युतशीलता क्या होती है? ये भी मैंने आपको बताया था दोस्त। निर्वात की विद्युतशीलता, इसको क्या लिखते हैं? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से मैंने बताया था, इसको डिनोट किया जाता है निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मान कितना होता है पूछा है। तो निर्वात की विद्युतशीलता कितना होता है फ्रेंड्स? जल्दी से अपना आंसर लिखिए कॉपी में। इसका मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8.85 इंटू 10 पे पावर -12 फर्मी मीटर। मैंने आप लोग को एक क्लास में करवाया था दोस्त। आशा है आप सबको ये याद होगा। इसमें कुछ बताने लायक तो है नहीं, तो अगले प्रश्न पे चलता हूँ। आप सबके सामने आपके स्क्रीन पर ए रहा दोस्त। चलिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है फ्रेंड्स? आंसर कमेंट करिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हमने पी से डिनोट किया था। अच्छे से प्रश्न को देखिए फ्रेंड, अपना उत्तर कमेंट करिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हमने पी से डिनोट किया था। पी किसके मान के बराबर होता है? तो इसका एसआई मात्रक होता है कूलम्ब मीटर। ऑप्शन नंबर बी, कूलम्ब मीटर। ऑप्शन नंबर बी। आप सबके सामने आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4।
कूलम्ब के नियम का सदिश मान क्या है दोस्त? कूलम्ब का नियम मैंने आप सबको पढ़ाया था। F इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है। 1/4πε0 को क्या लिखते हैं? K लिखते हैं। तो K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है ना। F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो उसी का सदिश रूप पूछा है, तो सदिश रूप वेक्टर R से मल्टीप्लाई कर देंगे तो R क्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। सदिश रूप क्या है? ऑप्शन नंबर बी। यदि सिर्फ कूलम्ब का नियम का मान पूछता तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और सदिश रूप पूछा है दोस्त तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर का क्यू हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सबके सामने आपके स्क्रीन पर ये रहा। एक धन आवेशित कांच की छड़ किसी वस्तु को आकर्षित कर रही है, तो वस्तु कैसी होनी चाहिए? वस्तु क्या होगी? ऋण आवेशित होगी, धन आवेशित होगी, ऋण आवेशित या धन आवेशित दोनों होगी, या एक चुंबक होगी? बताइए, आप सब अपना उत्तर लिखिए पहले कॉपी में दोस्तों। धन आवेशित एक कांच की छड़ है, एक छड़ है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, किसी वस्तु को वो आकर्षित कर रही है, तो दूसरी वस्तु कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव चार्ज कैसे चार्ज को अट्रैक्ट करती है दोस्तों? निगेटिव चार्ज को। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। कैसे? बहुत सारे लोग इसमें ए ऑप्शन बोल रहे होंगे, लेकिन नहीं 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 फ्रेंड्स, हमने चर्चा किया था क्लास में कि एक पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो संरक्षण भी तो करता है ना दोस्त। चार्ज कैसा होता है? संरक्षित होता है। तो यदि एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, दूसरा न्यूट्रल बॉडी मिल जाएगा, खाली बॉडी, तो वो अपना आधा चार्ज तो उसको दे देगा ना। समझे बात? वीडियो में तो मैंने पढ़ाया था, आशा है सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, कुछ कुछ आ रहा होगा दिमाग में। हाँ हाँ हाँ, ऐसे बताए थे। ऐसा कुछ हो रहा है क्या? हाँ, तो चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर ये रहा। एक धन आवेशित वस्तु है तो उसमें क्या रहता है? धन आवेशित वस्तु क्या रखता है? अपना उत्तर लिखिए, कॉपी में नोट करिए जल्दी से। धन आवेशित वस्तु क्या रखता है? इलेक्ट्रॉन रखता है ज़्यादा मात्रा में कि इलेक्ट्रॉन कम मात्रा में? प्रोटॉन रखता है ज़्यादा मात्रा में कि प्रोटॉन रखता है कम मात्रा में? बताइए। आवेशित कैसा है? धन आवेशित। पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है तो इसके पास सबसे ज़्यादा या कम क्या होगा? कोई वस्तु अगर पॉजिटिव चार्ज है, धन आवेशित है, तो उसमें कमी रहेगी किस चीज़ की? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है दोस्तों? निगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो वस्तु कैसा हो जाएगा? धन आवेशित हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्लियर है? ठीक है दोस्त। देखिए अगला प्रश्न ये रहा। ये वाला प्रश्न तो बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स इसका सही उत्तर देने वाले हैं। ये प्रश्न तो हर किसी को आता ही होगा। तो चलिए जल्दी से आंसर मारिए दोस्त, अपना कॉपी में नोट करिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन नंबर 1/4πε0 का मान क्या होगा फ्रेंड्स? जल्दी से उत्तर लिखिए कॉपी में। 1/4πε0 का मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त? ए हो जाएगा। 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। 1/4πε0 किसके बराबर होता है? 9 × 10 पे पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर के बराबर होता है। चलिए, अब मजा आ रहा है ना दोस्त? सब कुछ अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब संतुष्टि मिल रही होगी कि हाँ, जो सर ने पढ़ाया, जो भैया ने पढ़ाया, वो टॉपिक बिल्कुल एकदम सब कुछ हमको आ रहा है, सब कुछ क्लियर है, ऐसा लग रहा है ना? चलिए, यही फील करवाने के लिए मैं तो चाहता था दोस्त कि आप सबको लाइव ले लूं,
एक साथ सब लोग लगाते वहाँ पर आंसर, आप लोग कमेंट करते, मैं भी उसमें एकदम बोलता कि हाँ ये है वो है। चलिए जो भी है अच्छा ही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, प्लास्टिक के छड़ को फर के साथ रगड़ दिया गया तथा कांच के छड़ को रेशम के साथ रगड़ दिया गया तो क्या होने वाला है दोस्त, बताइए। देखिए, प्लास्टिक के छड़ को फर के साथ रगड़ा गया और कांच के छड़ को रेशम के साथ रगड़ करके पास रखते हैं। जब पास लाया जाता है तो क्या होने वाला है दोस्त, एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित कर लेंगे कि दोनों एक साथ मिल जाएंगे, कि एक दूसरे को विकर्षित कर देंगे। विकर्षित मतलब रिपल्सन, एक दूसरे से दूर कर देंगे। और इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या होने वाला है। प्लास्टिक के छड़ को जब फर के साथ रगड़िएगा और कांच के छड़ को रेशम के साथ रगड़िएगा तो एक हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज और एक हो जाएगा निगेटिवली चार्ज। जब कांच को रेशम के साथ रगड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा या निगेटिवली चार्ज होगा। जैसे प्लास्टिक को अगर हम लोग अपने बालों से खींचते हैं दोस्त तो उसमें चार्ज आता है ना, बस उसी तरह फर के साथ रगड़ दिए और कांच के छड़ को रेशम के साथ रगड़ दिए तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे। कैसे, एक में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरा में निगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, इसका उत्तर हर किसी को आता होगा दोस्त, जल्दी से लिखिए, अपने कॉपी में नोट करिए, जल्दी से सारे फ्रेंड्स अपने कॉपी में नोट करेंगे। आवेश का बीमा क्या होता है, हर किसी को आना चाहिए दोस्त, बार बार मैंने पढ़ाया है, हर टॉपिक में इसका यूज हुआ है, ये बहुत ही काम आने वाला ये जो है इसका बीमा है। आवेश का बीमा क्या है, जल्दी से नोट करिए। अब लग रहा होगा आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाई किए हैं। अगर इसका उत्तर आप लोग लिख दीजिएगा, आत्मा संतुष्ट हो जाएगा, आप लोग को अंदर से खुशी मिलेगा दोस्त। आवेश का बीमा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 80 होता है। आवेश का बीमा क्या होता है, 80, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका भी उत्तर हर फ्रेंड्स को आना चाहिए, जल्दी से कॉपी में नोट करिए दोस्त। कोई पिंड न्यूनतम कितना आवेश रखता है, कोई पिंड न्यूनतम कितना आवेश रखता है, सबसे कम किसी वस्तु में कितना चार्ज रहता है दोस्त, जल्दी से लिखिए कॉपी में, कौन सा होगा, ए बी सी डी। न्यूनतम कितना आवेश रख सकता है, मैं वेट कर रहा हूं फ्रेंड्स, जल्दी से लिखिए। लिख रहे हैं सब लोग लिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी, बहुत खुशी हुई, हमारा उत्तर सही हुआ। कितने लोगों को खुशी हुई, जल्दी से कमेंट में बताइएगा फ्रेंड्स, जैसे ही वीडियो में लोड करूं कमेंट में बताइएगा कितने लोगों को खुशी हुई। ऑप्शन नंबर सी। देखिए फ्रेंड्स, अगला सवाल आप सबके स्क्रीन पर ये रहा, आवेश के ईएमयू तथा ईएसयू का अनुपात क्या होता है। मैंने आपको पढ़ाया था दोस्त, ईएमयू और ईएसयू क्या होता है मैंने आपको बताया था। तो इसमें पूछा है कि ईएमयू और ईएसयू में अनुपात क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग प्रयास करिए। आवेश का ईएमयू और ईएसयू का अनुपात पूछा है, मतलब दोनों के जो मान होते हैं उसका बटा पूछा है। ईएमयू बटा में ईएसयू पूछा है दोस्त। ईएमयू का मान लिखिए, ईएसयू का मान लिखिए, दोनों में भाग दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूं दोस्तों।
आप लोग भी प्रयास करिए, उसके बाद ही मैं सोल्व करने वाला हूँ। प्रयास करिए और अपना उत्तर कॉपी में लिखिए, नोट करिए, फिर मैं सोल्व करके बताता हूँ। आवेश का EMU और ESU का अनुपात क्या होने वाला है? मैंने हिंट दे दिया, जल्दी से सोल्व करिए। देखिए दोस्तों, 1 कूलम्ब में कितना ESU होता है? 3 × 10⁹ ESU होता है। तो 1 ESU अगर हम ले लें, 1 ESU कितने के बराबर हो जाएगा? 1/3। मतलब इसको लिख सकते हैं 1/3 × 10⁹ यही ना? 1/3 × 10⁹ ESU हो जाएगा। 1 ESU में कितना कूलम्ब हो जाएगा? 1/3 × 10⁹ कूलम्ब हो जाएगा। ये वाला जो है यहाँ पर चला आता है, ठीक है। और ये जो EMU है उसमें होता है, देखिए 1 कूलम्ब में 1/10 EMU होता है। मैंने आप सबको बताया था, होता है ना। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे एक जो है EMU, 1 EMU कितने के बराबर हो जाएगा? 10 कूलम्ब के बराबर हो जाएगा, है ना। तो अब करना क्या है? EMU/ESU करना है। तो EMU कितना है दोस्त? EMU हमारा है 10 कूलम्ब के बराबर। EMU/ESU, EMU का मान कितना है? 10 कूलम्ब। और ESU का मान कितना है? 1/3 × 10⁻⁻9, ठीक है। तो इसको अगर हम ऐसे में लिख दें 1/3 × 10⁻9, ओके। तो चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा ना। तो 3 यहाँ चला जाएगा, 10 तो ऐसे ही रहेगा। और नीचे में रहेगा, तो इसको नीचे में है 10⁻9, ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻9 हो जाएगा ना। देखिए फ्रेंड्स, 1 कूलम्ब जो है 3 × 10⁻, कितना होता है? 9 ESU के बराबर होता है। तो 1 ESU अगर इधर से लेंगे तो 1/3 जाएगा, 1/3। और जब 10⁻9 बटा में आएगा दोस्तों, तो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का पावर लग जाएगा ना। तो यहाँ पर जो है माइनस, देखिए 10⁻⁻9 हो जाएगा, ओके। 10 के पावर कितना हो जाएगा? -9 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है 1 कूलम्ब होता है 1/10 EMU के बराबर। तो 1 EMU कितना हो जाएगा? एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 से इधर गुना करें तो 10 कूलम्ब के बराबर हो जाएगा 1 EMU। पूछा था आपसे क्या? EMU/ESU। तो EMU कितना हो गया? 10 कूलम्ब हो गया। और ESU कितना हो गया? 1/3 × 10⁻⁻9, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से ये 3 ऊपर गया, 10 पहले से था, नीचे वाला 10 जो है माइनस वाला ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब बोलिए, तो 3 × 10⁻, कितना हो जाएगा? 9 यहाँ और 1 यहाँ, 10⁻, कितना हो जाएगा? 10। 3 × 10⁻10, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्त। ऑप्शन नंबर कौन सा था? ए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए रहा आपके सामने सवाल में, ऑप्शन नंबर ए। आवेश का EMU तथा ESU का अनुपात क्या होगा? 3 × 10⁻10। कैसे? मैंने अभी बता दिया कि 1 कूलम्ब में होता है 3 × 10⁻9 ESU और 1 EMU में होता है 1/10 कूलम्ब। तो दोनों को हमने थोड़ा सा बदल लिया, EMU में बदल लिया, ESU में बदल लिया, और आपके सामने उत्तर आ गया 3 × 10⁻10। चलिए फ्रेंड्स, अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ए रहा। ये मैंने पढ़ाया है दोस्त, ये वाला टॉपिक आपको पढ़ाया हुआ है, जल्दी से कमेंट करिए। मैंने लास्ट क्लास में ही आप लोग को पढ़ाया था दोस्त। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र को E लिखते हैं और दूरी उसका R होता है। तो उस पर
वो जो है आर किस पर निर्भर करता है, मैंने आपको ग्राफ के द्वारा समझाया था फ्रेंड्स। मैंने ग्राफ बना के ये वाला टॉपिक आपको समझाया था। जल्दी से अपना उत्तर लिखिए कॉपी में। अगर ये आपको नहीं आया दोस्त तो समझिए कि आपने बढ़िया से क्लास नहीं किया है। आपको फिर से यूट्यूब पर जाके लेक्चर्स देखने पड़ेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये सब सवाल बार बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है। अगर आपको नहीं आते रहेगा तो कैसे यहाँ पर डील करिएगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग 70 में 70 ऑब्जेक्टिव एकदम रंग के आइए। भले ही वहाँ पर 35 ही रंगना है, लेकिन आपको उत्तर सब का आना चाहिए दोस्त। मैं पूरा एकदम करवा दूंगा, सारा फिजिक्स हर एक चैप्टर बाय सब कुछ क्लियर रहेगा आप लोग को। बस हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा साथ दीजिए, चैनल को सपोर्ट करिए, डेली आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए फ्रेंड्स। चलिए उत्तर लगाइए जल्दी से। आप सब ने उत्तर इसका लगा लिया होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ई किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? आर स्क्वायर के इन्वर्स प्रोपोर्शन हो जाता है ना फ्रेंड्स। चलिए ऑप्शन नंबर बी ये वाला मैंने पढ़ाया है दोस्त। अगर नहीं देखे हैं आप लोग तो लेक्चर देख लीजिएगा, लास्ट वाले लेक्चर में ही है। देखिए वो वाला था बिंदु आवेश पर, अगला है अनंत लंबाई। अनंत लंबाई के धन आवेशित बेलनाकार तार, अगर विद्युत क्षेत्र में ई है तो और दूरी आर है, दूरी आर है तो यह किस पर निर्भर करेगा? ये वाला जो हो जाएगा फ्रेंड्स आर क्यू पर निर्भर करता है। अगर दो बिंदु जो है ई और आर, अगर जो है उसमें हमने अभी दिखाया जो ए वाला प्रश्न था, देखिए बिंदु आवेश के कारण अगर पूछेगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और अगर अनंत लंबाई वाला पूछेगा तो ऑप्शन नंबर सी, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। ओके फ्रेंड्स, ये वाला प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये मैंने आप लोग को डील नहीं करवाया था। बाकी वो सब प्रश्न जो पहले से पढ़ा हुआ है क्लास में वो सब आपसे बनना चाहिए फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखिए, विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक में क्या होता है? क्वांटम हमने आपको पढ़ाया था दोस्त, क्वांटाइजेशन बताया था ना, Q बराबर प्लस माइनस एन ई, कुछ याद आया? Q बराबर प्लस माइनस एन ई बताया था ना कि चार्ज कभी भी जो है कैसे पाया जाता है? क्वांट में पाया जाता है, बंडल में पाया जाता है, बताया था। हाँ याद आया, याद आया, याद आया, याद आया, आया ना। चलिए जल्दी से सोल्व करिए फ्रेंड्स। देखिए प्रश्न पूछा जा चुका है, विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक में क्या होता है? जल्दी से सोल्व करिए। देखिए विद्युत आवेश का बोला है तो विद्युत आवेश का मान कितना होता है दोस्त? एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है कितने के बराबर होता है? 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 के बराबर होता है 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 होता है। 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। और बोला है ESU में, तो ESU का मान कितना होता है? ESU कितना होता है दोस्त? 3 इंटू 10 पे पावर 9 होता है, 3 गुना 10 के पावर 9 कितना होता है? एक कूलम्ब में जो चार्ज है इतने के बराबर होता है, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना कूलम्ब होता है। ओके, और एक कूलम्ब में चार्ज कितना होता है? एक कूलम्ब में इतना ESU मान होता है ना। एक कूलम्ब में 3 गुने 10 के पावर 9 ESU होता है, और एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब चार्ज होता है। तो इसी को ESU में बदलना है दोस्त। कैसे बदलिएगा? 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19, इसको गुना कर देंगे किससे? 3 गुने 10 के पावर 9 से।
3 गुने 10 के पावर 9 से गुना कर देंगे दोस्त, तो किस में आ जाएगा, ESU में आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 16 तिया कितना हो जाएगा, 48। तो लिख सकते हैं यहाँ पर 4.78 इंटू, यहाँ पर माइनस में 19 है, प्लस में 9 है, तो घट जाएगा ना दोस्त, कितना हो जाएगा, 10 के पावर माइनस में 10 हो जाएगा। है क्लियर? चलिए यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा ESU में मान आ गया। किस में पूछ रहा था दोस्त, ESU में, तो ESU में मैं ले आया। डन। चलिए क्लियर हो गया होगा आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर हमारा हो गया ए, 4.78 इंटू 10 पे पावर माइनस 10। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। लेक्चर अगर देखे होंगे तो ये सब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल लाते हैं। ये वाला प्रश्न तो मैंने पहले ही करवा दिया है दोस्त, तो चलिए जल्दी से बताइए, जो भी लोग क्लास देखे होंगे उनको इसका उत्तर आता होगा। जल्दी से नोट करिए, कॉपी में लिखिए इसका आंसर। 1 कूलम्ब आवेश कितना के बराबर होता है, 1 कूलम्ब में कितना स्टैट कूलम्ब, आंसर आना चाहिए, छप जाना चाहिए इसका उत्तर दोस्त। 1 कूलम्ब आवेश कितने के बराबर होता है, 3 गुने 10 के पावर 9 ESU के बराबर होता है। 3 गुना 10 के पावर 9, ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह के लगातार बिल्कुल प्रैक्टिस के साथ सब कुछ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब क्लियर होगा दोस्त। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करते रहिएगा फ्रेंड्स। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। जो भी आपका डाउट हो क्लियर करते चलिए। आप लोग हमारा साथ दीजिए, हम आपके साथ हैं। आपका बिहार बोर्ड का परीक्षा बहुत बेहतरीन जाने वाला है दोस्त। चलिए आप लोग के सामने आपके स्क्रीन पर अगला सवाल ये रहा, कूलम्ब बल क्या है दोस्त। कूलम्ब मैंने आपको पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो है SI मात्रक कूलम्ब होता है। तो आप बताइए कि कूलम्ब बल कैसा बल है, केंद्रीय है, विद्युत है, कि दोनों है, कि कोई नहीं है। ऑप्शन छापिए दोस्त, जल्दी से अपना कॉपी में नोट करिए। ये आंसर सबको आना चाहिए दोस्त, सबको पता होगा। जल्दी जल्दी छापिए, वेट कर रहा हूँ फ्रेंड, जल्दी से लिखिए अपना उत्तर। कूलम्ब बल कैसा बल है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है दोस्त, ऑप्शन नंबर सी। आप सबके सामने आपके स्क्रीन पर अगला सवाल ये रहा फ्रेंड, जल्दी से अपना कमेंट छाप दीजिए, आंसर अपना नोट कर लीजिए दोस्त, कॉपी में जल्दी से छापिए। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र कैसा होता है। जो बिंदु आवेश हमने पढ़ा था, तो मैंने बताया था कि बिंदु जो है स्थिर चाल हम लोग को पढ़ना है, स्थिर वैद्युतिकी हम लोग का चैप्टर ही था। तो बताइए जल्दी से कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र जो है कैसा क्षेत्र है, संरक्षित होता है कि नहीं होता है, कि कहीं पर संरक्षित होता है कहीं पर असंरक्षित रहता है। जल्दी जल्दी बोलिए दोस्त, आंसर लिख लीजिए, जल्दी से एकदम लिखिए दोस्त। आप सबको पता होगा, मैंने अच्छे से आप सबको पढ़ाया है। जो भी लोग लेक्चर बढ़िया से कंप्लीट किए होंगे उनको इसका उत्तर जरूर आ रहा होगा दोस्त। चलिए मैं बता देता हूँ, संरक्षित होते हैं फ्रेंड्स। विद्युत आवेश कैसा होता है, संरक्षित होता है, ऑप्शन नंबर ए। आप सबके सामने आपके स्क्रीन पर अगला सवाल ये रहा फ्रेंड्स, जल्दी से उत्तर करिए। किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या होता है। कोई भी वस्तु जो है वो चार्ज हो गया तो कैसे हो गया दोस्त, किस वजह से उसमें चार्ज आया, ये आपसे पूछ रहा है। जल्दी से बताइए किस वजह से वस्तु में चार्ज आया है।
न्यूट्रॉन के ट्रांसफ़र से, प्रोटॉन के ट्रांसफ़र से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन? जल्दी जल्दी छापिए दोस्त, अपना आंसर जो है कॉपी में लिख लीजिए, नोट करिए जल्दी से, फास्ट, एकदम एक्टिव रहना है दोस्तों। जल्दी से आंसर छापिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से जो है आवेश बनता है दोस्त। इलेक्ट्रॉन अगर कम है किसी बॉडी में तो बॉडी कैसा हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ऋण आवेशित हो जाएगा। यही तो पढ़ना था दोस्त। चलिए अगला प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर ये रहा, ये भी आप सबको मैं पढ़ा चुका हूँ। जल्दी से कमेंट करिए, एकदम उत्तर छाप लीजिए, उत्तर कॉपी में नोट कर लीजिए दोस्तों। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या है? जल्दी से आंसर अपना नोट कर लीजिए कॉपी में, फास्ट। जो भी लोग हमसे पढ़े होंगे सबको उत्तर इसका आ रहा होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा बताना है फ्रेंड्स। जल्दी जल्दी करिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? ई होता है। तो ई का बीमा क्या है फ्रेंड्स? मैंने आप सबको बताया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा ML_T-3A-1। ऑप्शन नंबर बी, ML_T-3A-1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्त? बी। अपना उत्तर मिलाते चलिएगा। जिनका जितना सही होगा वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताएगा फ्रेंड्स। हमें भी खुशी होना चाहिए कि हाँ, मेरे द्वारा पढ़े गए बच्चे इतना मार्क्स ला रहे हैं, तभी तो मुझे भी मोटिवेटेड फील होता है ना दोस्त। आप ही लोग का तो सपोर्ट चाहिए। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, एक स्टैट कूलम्ब कितना के कूलम्ब के बराबर होता है? एक स्टैट कूलम्ब कितने कूलम्ब के बराबर होगा? इस प्रश्न में बहुत सारे लोग फंसने वाले हैं। मैं आप लोग को बढ़िया टाइम देता हूं दोस्त, अच्छे से एकदम सोचिए। आप लोग इस प्रश्न में आप लोग फंसने वाले हैं। ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है दोस्त, लेकिन फिर भी मुझे पता है आप लोग फंसने वाले हैं। अच्छे से सोच समझ के आंसर लिखिए दोस्त। अगर आपसे पूछता कि एक कूलम्ब में कितना स्टैट कूलम्ब होता है, तब तो हमारा आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए। एक कूलम्ब में 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम्ब होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा पूछ दिया है। एक स्टैट कूलम्ब में कितना कूलम्ब होगा? तो कैसे करेंगे, इसको उलट देंगे। 1/3 × 10⁻⁻9। ऑप्शन नंबर डी, 1/3 × 10⁻⁹ हो जाएगा दोस्त। अभी मैंने पहले जो एक दो से पहले प्रश्न जो मैंने करवाया था बोर्ड पे, उसमें मैंने इसका यूज किया था। जो EMU/ESU वाला था ना दोस्त, उसमें ऐसे ही तो किया गया था। यस यस यस। चलिए अगला प्रश्न, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर देखिए, वैद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश कितना होगा? वैद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश कितना होगा दोस्त? वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैंने आपको पढ़ाया था। यस, तो चलिए जल्दी से अपना उत्तर छापिए। वैद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश क्या होगा दोस्तों?
मैं आप लोग को समझा दूँ बोर्ड पे? आप लोग पहले इसको सोल्व करिए, उसके बाद बताता हूँ। अपना दिमाग थोड़ा लगाइए। देखिए मैं समझाता हूँ। देखिए वैद्युत द्विध्रुव कैसा होता है दोस्त? ऐसा एक होता है। द्विध्रुव में क्या था? एक पॉइंट ए, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट ए है, एक बी है, ठीक है। दोनों के बीच में जो दूरी होना चाहिए दोस्त, उसको हम लोग आर लेते थे या कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो चार्ज होना चाहिए, इक्वल चार्ज होना चाहिए। अगर माइनस क्यू है तो यहाँ पर विपरीत में वही चार्ज, समान परिमाण का चार्ज, लेकिन अपोजिट होना चाहिए दोस्त। बताया था ना, यही तो परिभाषा था वैद्युत द्विध्रुव का। समान परिमाण होना चाहिए। अगर यहाँ पर 5 कूलम्ब का चार्ज है तो यहाँ भी 5 कूलम्ब का ही होना चाहिए, लेकिन एक दूसरे में कैसे होना चाहिए? एक अगर निगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए। दोनों अगर पॉजिटिव रहेगा तो ये विद्युत द्विध्रुव बनेगा ही नहीं, समझे? तो चलिए, इसमें आपसे पूछा कि ई नेट कितना होगा, टोटल चार्ज कितना होता है दोस्त, ई नेट पूछा है आपसे। तो ई नेट कैसे निकालेगा? माइनस क्यू और प्लस करिएगा प्लस क्यू, यही तो होता है ई नेट। ए पर चार्ज, बी पर चार्ज, दोनों को ऐड कर देंगे तो ई नेट निकल जाएगा। कुल आवेश पूछा था आपसे, तो कुल कैसे निकलता है? जोड़ने से। तो कुल आवेश निकालने के लिए ए पर का चार्ज, बी पर का चार्ज, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस, यहाँ पर 5 रखिए, 10 रखिए, कुछ भी रखिए, क्यू है तो क्यू में कुछ भी रख सकते हैं। तो माइनस प्लस खत्म, कितना बचेगा? 0। समझ गए? तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में इसका उत्तर अब आप लोग छाप सकते हैं, 0 हो जाएगा। समझ गए? सब क्लियर है? तो चलिए अगला प्रश्न, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए। आप सबके सामने आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल ए रहा दोस्त। ई नॉट का मान क्या होता है? ई नॉट का मात्रक बताइए। ई नॉट क्या है दोस्त? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। तो बताइए क्या होता है? मैंने पढ़ाया था दोस्त, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? जल्दी से कमेंट अपना छाप दीजिए इसका उत्तर अपने कॉपी में दोस्तों। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? फर्मी प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर बी, फर्मी प्रति मीटर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल देखिए फ्रेंड्स, आप सबके सामने आपकी स्क्रीन पे अगला सवाल ए रहा दोस्त। बताइएगा, चलिए बताइए। इसमें पूछा है दोस्त कि Q बराबर NE है। Q बराबर NE होता है ना, फॉर्मूला मैंने बताया था, Q बराबर प्लस माइनस NE। तो उसी में से पूछा है कि N का मान क्या संभव नहीं है? N का मान क्या नहीं हो सकता है, आपसे पूछ रहा है। चलिए इसका उत्तर आप लोग छाप दीजिए। Q बराबर प्लस माइनस NE होता है ना, तो उसमें N का मान क्या नहीं हो सकता है? वीडियो पता नहीं कैसे हो रहा है। हाँ चलिए देखिए, चलिए उत्तर करिए, उत्तर जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। फोकस छोड़ दे रहा है। चलिए दोस्त कमेंट करिए, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि n जो था मैंने आपको बताया था कि इसमें n जो होता है क्या होता है दोस्त? इंटीजर होता है। n क्या होता है? इंटीजर होता है। तो इंटीजर में
माइनस से लेके माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। मैंने डेसिमल का तो बात किया नहीं था, तो दशमलव वाला इसमें नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपके स्क्रीन पर आज का लास्ट सवाल ये रहा फ्रेंड्स, जल्दी से देखिए। हवा में ई आर का मान क्या होगा? हवा में इसका मान पूछा है दोस्तों। जल्दी से सोचिए और अपना उत्तर लिखिए। हवा में जो है ई आर का मान क्या होगा? हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, हवा में जो है इसका मान 1 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका उत्तर 1 हो जाएगा। चलिए, आशा है आप सबको अच्छा लगा होगा दोस्त। कमेंट सेक्शन में जो भी अपना जितना आंसर जिनका सही हुआ होगा बताइएगा, हमें भी थोड़ी खुशी होगी आप लोग इतना स्कोर कर पाए। बाकी तो आप लोग क्लास अच्छे से अटेंड करते रहिए। कमेंट तो कोई करते नहीं है फ्रेंड्स, कोई बात नहीं है, लेकिन आज कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आज आप सबका परीक्षा हुआ है एक तरह से दोस्त। और इसमें हमारी जीत, आप सबको खुशखबरी हमें देनी है कि हाँ आपने अच्छा पढ़ाया है। कुछ नहीं तो कम से कम थैंक्स बोल दीजिएगा दोस्तों। और आप सब हमारा सपोर्ट किए, चैनल को सब्सक्राइब किए, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, इसलिए जो भी लोग करते हैं उनको हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया है दोस्त। चलिए मिलते हैं अगली एक प्यारी सी कक्षा में, चैप्टर नंबर 2 के साथ हम लोग बातचीत करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैंने एक पेड कोर्स भी लॉन्च किया है दोस्त, आप सब ने देखा होगा। तो उसमें इसी तरह के जो मैंने इधर देखा हूँ कि आप लोग ना तो कमेंट करते हैं ना थोड़ा पढ़ाई में इंटरेस्ट लेते हैं, तो मुझे लगा कि आप लोग को फ्री में मिल रहा है ये सब, तो इसका वैल्यू आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मतलब कहीं पर कुछ आप लोग को मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। तो अगर आप लोग ग्रुप में रहिएगा दोस्त, तो उसमें क्या हो जाएगा कि मतलब आपको सब कुछ सिस्टमेटिकली मिलते रहेगा, ज़्यादा शुल्क भी नहीं है। आप लोग देख ही सकते हैं, उसका मैंने डिस्क्रिप्शन भी डाल ही दिया है, और कमेंट सेक्शन में भी, इसमें भी आप लोग को टैग कर, उसका जो डिस्क्रिप्शन में है नीचे मैं उसका टैग कर दूंगा दोस्त। आप लोग देखिएगा एक बार, और जिनको भी अच्छा लगेगा अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसमें आपको मिलने वाला क्या है दोस्तों, मैं बता देता हूँ आप लोग को। जो मैं PYQ वगैरह करवा रहा हूँ ये सब आपको उसमें रेगुलर मिलते रहेगा। PYQ मिलेगा, रेगुलर क्लास होते रहेगा, और जो मैं यूट्यूब पर जो डालता हूँ वही वीडियो रहेगा दोस्त, उसमें कोई अलग क्लास नहीं रहेगा। बाकी उसमें आप लोग को गाइडलाइंस वगैरह मिलते रहेगा, आप लोग को जो भी डाउट रहेगा मैं क्लियर करूँगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।